स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने आदिकाल को खूब अच्छे से पढ़ लिया था, किंतु उन आदिकाल से संदर्भित जो कवि हैं उन कवियों की कुछ पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर के दृष्टिकोण से मैंने उन पंक्तियों को यहाँ पर रखा है। मैंने बहुत ही सीमित पंक्तियाँ ली हैं, मैंने उन्हीं पंक्तियों को लिया है जो बार बार के पेपरों में पूछे गए हैं। हालांकि इनकी पंक्तियां तो तकरीबन हजारों हो जाती हैं, लेकिन मैं हजार पंक्तियों की चर्चा आपसे नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप उतना याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मतलब आपको किसी कंडीशन में इसे याद करके ही रखना है। याद करने का मतलब आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, चाहे आपको कोड के माध्यम से उन चीज़ों का आप क्रिएट कर ले कि मतलब इस कोड से ये इन कवि का नाम हो जाएगा, इनकी पंक्ति हो जाएगी। किसी भी तरीके से आपको दिमाग में सेट करना ही होगा। मैं ये 7-8 पंक्तियाँ आपके लिए लिखा हूँ, ये 7-8 पंक्ति आपको जरूर याद करके रखना है। ये पंक्ति चाहे टीजीटी का पेपर देंगे, पीजीटी का पेपर देंगे, या आप टेट का पेपर देंगे, या जूनियर टेट का पेपर दे रहे हैं आप, या सुपर टेट का पेपर दे रहे हैं, तो ये मान के चलो ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ढेर सारा नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जो सीमित हैं और बहुत ज़्यादा सटीक हैं, जो इनके आने के चांसेस पूरे पूरे बने रहते हैं, मैं उन्हीं पंक्तियों की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आदिकालीन जो कवि हैं उन कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, मैं उन पंक्तियों के विषय में आपसे बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहली पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है? देसिल बैना सब जन मिठा ते तैशन जपौं औहट्टा। ये पंक्ति किसकी भैया? तो यह पंक्ति जो है वो विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की पंक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि यह पंक्ति किस रचना के संदर्भ में कहा गया है। देसिल बैना किस रचना को कहा गया? तो मैंने जब विद्यापति को पढ़ाया था तो वहाँ मैंने इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आदिकालीन कवियों में विद्यापति जी को पढ़िए। मैंने वहाँ पर इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। कीर्तिलता के अंतर्गत मैंने इसकी खूब विस्तार से चर्चा की है। तो ये पंक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देसिल बैना सब जन मिठा, ये कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? विद्यापति जी का है। किसका भैया? विद्यापति जी का है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या भैया मैंने कहा कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपौं औहट्टा, ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति विद्यापति की है। या यूं भी आप सेट कर सकते हैं कि देसिल बैना, देसिल बैना, देसिल बैना, ये देसिल बैना शब्द जो है ये कहा किसने है? विद्यापति जी ने कहा है और कीर्तिलता के परिप्रेक्ष्य में कहा है, इसलिए ये पंक्ति भी विद्यापति की मानी जाएगी। आगे दिया है पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज। आपको पता है कि इसमें भी आप एक शब्द देख पा रहे हैं जल्हड़। आप बता सकते हैं जल्हड़ किसके पुत्र का नाम है? तो जल्हड़ जो है वो चंदबरदाई के पुत्र का नाम है। आपको खूब अच्छे से पता है, पृथ्वीराज रासो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने विस्तार से इसकी चर्चा भी की और उसकी कुछ विडंबनाएं भी मैंने आपको बताई कि पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई दो ऐसे महावीर थे, दो ऐसे महान व्यक्ति थे जिनमें दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अर्थात पृथ्वीराज रासो में इस बात की पुष्टि की गई है कि पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई एक ही दिन पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चंदबरदाई को यह भी पता हो गया था कि अब वो जीवित नहीं रहेंगे, अर्थात उनकी मृत्यु अब सुनिश्चित है। तब उन्होंने किया क्या कि चंदबरदाई उस समय पृथ्वीराज रासो का लेखन कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अपने सबसे छोटे पुत्र जल या जल्हड़ से कहा, जिसमें जल्हड़ की प्रामाणिकता ज्यादा सिद्ध होती है, उन्होंने जल्हड़ से कहा कि पुत्र मैं इस बार के युद्ध से संभवतः जीवित नहीं बचूंगा, अतः यह पुस्तक के पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आपको पता है कि जो पृथ्वीराज रासो है वो एक अपूर्ण ग्रंथ की श्रेणी में आता है, उसे पूरा करने का श्रेय जो जाता है वो जल्हड़ को जाता है। किसको जाता है? जल्हड़ को। तो जल्हड़ को जब वो किताब दे रहे तो उसी समय की बात है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दय, कि पुस्तक को जल्हड़ के हाथ में दे करके चली गज्जन नृपकाज, और वो स्वयं राजा के कार्य के हेतु चले जाते है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है चंदबरदाई की है। यह पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है।
ठीक है। अगला है 12 बरिस लो कुकुर जीवे और 13 बरिस जिए सियार और बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये भैया परमाल रासो का अंश है। ये पूछा गया है कि ये किस पुस्तक का अंश है, तो ध्यान में रखना ये परमाल रासो किसका भैया, परमाल रासो का अंश है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान में रखिए, परमाल रासो का अंश है। और ये बात कही किसने है, तो ये बात परमाल रासो के लेखक जगनिक ने कही है। जगनिक इस बात को कहा है और ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि 12 बरिस ले कुकुर जिए 13 बरिस यार बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जगनिक जी की है। ठीक है, आगे देखा जाए कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। जब मैंने अमीर खुसरो जी के विषय में पढ़ाया था तब मैंने आपको इसकी भी चर्चा की थी। मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था भैया, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में ही वो उनसे मिलने के लिए जब पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि मेरे गुरु का देहावसान हो गया है। वो वहां उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनके शव को देखते हैं। उनके शव को देख करके उन्होंने क्या कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। तो यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने इस पंक्ति को किसके परिप्रेक्ष्य में कहा है, अपने गुरु के परिप्रेक्ष्य में कहा है। ठीक है, तो यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह पंक्ति भी आपको याद करके रखनी है। ठीक है, आगे अगली पंक्ति की बात करें कि भला हुआ जो मरिया बहणी मारा कंतु। आगे लज्जम तू वयहू अहू जही भग्गा धरु एंतु। कहने का मतलब ये पंक्ति जो है ये हेमचंद की है और इस पंक्ति के परिप्रेक्ष्य में एक नायिका दूसरी नायिका से बात करते हुए कहती है, एक नायिका अपने सखियों से बात करते हुए कहती है कि भला हुआ, ठीक है, भला हुआ मतलब बहुत अच्छा हुआ जो मेरा कंतु माने होता पति, मेरा पति बहुत बढ़िया हुआ जो मेरा पति रणभूमि में ही मर गया, युद्ध भूमि में ही मर गया। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्नचित हूं। मेरी जो लज्जा है वो बच गई, मेरी इज्जत बच गई, मेरी मान मर्यादा बच गई। बुरा तो उस वक्त हो जाता, उस समय लज्जा से मैं स्वयं ही मर जाती जिस समय मेरा पति भाग आता, उस युद्ध भूमि में युद्ध से डर करके वो भाग आता। तो यह मेरे लिए बहुत बड़े शर्मनाक की बात होती, मैं लोगों के समक्ष अपने चेहरे को दिखा ना पाती। आज मेरा पति भले ही मर गया है लेकिन मुझे मेरे पति के मरने पर भी गौरव की अनुभूति हो रही है कि मेरा पति बड़ी वीरता पूर्वक अपने शरीर का बलिदान कर दिया है। इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी होगी कि भला हुआ करके ऐसा शब्द आप थोड़ा सा कोड अपने दिमाग में बैठाएंगे कि भला हुआ, ये बात किसने कही है, तो हेमचंद जी ने कही है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना है, हेमचंद जी की पंक्ति है, कई बार पेपर में पूछी गई है। आगे है कि 9 लख पतरी आगे नाचे पीछे सहज अखड़ा ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरि बसे भंडारा। ये पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति भैया गोरखनाथ जी की है। किसकी है, गोरखनाथ जी की पंक्ति है। यह भी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आपको ये याद करके रखनी होगी, है ना। अगला है कि कावा तरुवर पंच बिडाल, कावा तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पैणों काल। ये पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति भैया लुईपा जी की पंक्ति है। यह पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मोस्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने जितनी पंक्तियां हैं वो सारी की सारी सटीक पंक्तियों को ही यहाँ पर लिखा है जो हर बार की परीक्षा में कहीं ना कहीं मिलती रहती हैं। अगला लास्ट का है कि जोई जोई पिंडे स्वई ब्रह्मंडे। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति भैया गोरखनाथ जी की है। तो ये जो है 7-8 पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं कर सकते हैं तो दिमाग में सेट करने की कोशिश करें, शब्दों के माध्यम से
कि जैसे इसमें देसिल बैना जो है ये विद्यापत जी की पंक्ति है ना। पुस्तक जल्हड़ जल्हड़ का संबंध जो है चंद्रबरदाई जी से है, ऐसा बैठा सकते हैं। 12 बरिश कुकुर जी, क्योंकि अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन है ना, तो अतिशयोक्त पूर्ण जो है वर्णन परमाल रासों में जगनीक जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, ये अमीर खुसरो ने अपने गुरु के परिप्रेक्ष्य में कहा है ना। भला हुआ जो मरिया मेरा कंत, मतलब ये पंक्ति किसकी है, ये हेमचंद जी की पंक्ति है ना। तो इस तरीके से अपने दिमाग में आप शब्दों के माध्यम से उनके कवियों का नाम याद करिए। पंक्तियों को दिमाग 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये पंक्तियां याद हो जाएंगी, ये पंक्तियां किसकी हैं, क्योंकि हर बार की परीक्षा में पंक्तियां पूछी जाती है। आपको इससे ज्यादा पंक्तियों को पढ़ने की कोई खासी आवश्यकता नहीं, मैंने एकदम इंपॉर्टेंट ही आपको यहाँ पर लिखवाया है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। आइए हम लोग आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं जो पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भैया, एक इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। ठीक है, अपभ्रंश परंपरा का अंत जो माना जाता है भैया, अपभ्रंश परंपरा, ध्यान रहे, अपभ्रंश परंपरा का जो अंत माना गया है, अपभ्रंश परंपरा का जो अंत माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वो किस रचना से माना गया भैया, तो हम्मीर रासों से माना गया है। ये माना जाता है कि अपभ्रंश परंपरा का जो अंतिम रासो ग्रंथ रहा वो हम्मीर रासो रहा। इस हम्मीर रासों के लेखन कार्य के बाद इस अपभ्रंश परंपरा का अंत हो गया है। यह कथन किसका है, किसके अनुसार ये तथ्य माना गया है, तो यह तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। आपसे पेपर में पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश परंपरा का अंत किस रासो ग्रंथ से माना जाता है, तो हम्मीर रासों से माना जाता है। किससे माना जाता है, हम्मीर रासों से माना जाता है। हम्मीर रासो रचना किसकी है, आपको यही जवाब देना है, आपको यही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसके रचयिता कौन है। क्या भैया, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, रचयिता, आपको इनके रचयिता का नाम बताना है। किसमें, कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देना है। हम्मीर रासो किसकी रचना है। यदि आप ने मेरा पिछली वाली जो क्लासें हुई उन क्लासों के लिए आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो इस प्रश्न का जवाब मैंने उस क्लास के अंतर्गत दिया है। आपको क्या करना है कि हम्मीर रासो रचना किसकी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। आगे देखें कि सर्वाधिक चरित काव्य, जो सर्वाधिक मात्रा में चरित काव्य लिखे गए वो किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए, तो वो जैन साहित्य के अंतर्गत लिखे गए। ठीक है, जो चरित काव्य हैं, चरित काव्य तो वैसे सभी साहित्यों के अंतर्गत लिखे गए हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक मात्रा की हम बात करें, सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखने की बात करें, तो जैन साहित्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा चरित काव्य आदिकालीन ग्रंथों में लिखे गए हैं। आगे की हम बात करें तो नाथ संप्रदाय, आपको पता है कि नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं और उसी नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ भी थे। कौन थे, जलंधर नाथ भी थे। ये जो जलंधर नाथ हैं इनको ही बालनाथ भी कहा जाता था, जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता था। अगर पेपर में आपसे पूछे कि निम्न में से किसे बालनाथ की उपाधि दी गई थी, जलंधर नाथ, गोरखनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रहे जो जलंधर नाथ है भैया, जलंधर नाथ को ही बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें चौपाई में, ध्यान रहे, शब्द ध्यान में दीजिएगा, चौपाई में सर्वप्रथम 12 मासा काव्य का लेखन कार्य किसने किया। चौपाई में ध्यान रहे, चौपाई में अगर आपसे पूछे कि 12 मासा काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग आदिकालीन किस ग्रंथ में हुआ है, तो बीसल देवरासों में हुआ है। किस में हुआ है, बीसल देवरासों में हुआ है। बात समझ पा रहे हैं, बीसल देवरासों में 12 मासा काव्य का प्रयोग हुआ है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चौपाई छंद के माध्यम से 12 मासा काव्य का लेखन कार्य सबसे पहले किसने किया, तो विनय चंद्र सूर्य ने किया। किसने किया, विनय चंद्र सूर्य ने किया। और इनकी रचना का नाम क्या है, नेमिनाथ चौपाई। ये जो नेमिनाथ चौपाई दी गई है, इस नेमिनाथ चौपाई में सबसे पहले चौपाई छंद के माध्यम से 12 मासा काव्य के लेखन का कार्य किया गया।
आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जो जातियां होती हैं वे अपने से भी एक नीची जाति को ढूंढ लेती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ इंसान अपने आप को नीचा नहीं समझता। जितनी भी जातियां अपने आप को उच्च ही समझती हैं, और जितनी भी जातियां आपको मिलेंगी उन सभी जातियों की एक सबसे बड़ी विडंबना देखने के लिए मिली है कि जिसको आप सबसे नीची जाति मानते हैं ना, अगर उस जाति के व्यक्ति से भी आप पूछें कि क्या आपसे भी नीची कोई जाति है, तो वह तुरंत कहेंगे हाँ हमसे भी नीची कोई जाति है। ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। उसी विडंबना पर कटाक्ष करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह देखने के लिए मिलती है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जो जातियां होती हैं वे भी अपने से नीची एक जाति को ढूंढ लेती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखें, विद्यापति जी के विषय मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया ही है, और विद्यापति जी का जो प्रिय अलंकार है, प्रिय अलंकार क्या है? तो प्रिय अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया? अनुप्रास अलंकार है। लास्ट में अंतिम जो महत्वपूर्ण कथन एक और लास्ट का है वो ये है कि अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकारा है भैया? सरहपा जी को स्वीकारा। किसे स्वीकारा है? सरहपा को स्वीकारा। मैंने हिंदी के प्रथम कवि कौन है, मैंने 10-12 कवियों का एक ग्राफ बनवाया था, एक जगह मैंने उसको विस्तार से आपको लिखवा रखा है, आप उस टॉपिक को जरूर देखें। और वहाँ मैंने भी आपको बताया था कि अधिकांश विचारकों का ये मत है, अधिकांश लेखकों का ये मत है, अधिकांश हिंदीकारों जो इतिहासकार हैं उनका भी मत यही है कि जो सरहपा हैं वही हिंदी के प्रथम कवि माने जाने चाहिए। हिंदी के प्रथम कवियों की श्रेणी में सरहपा हैं, और हिंदी की जो प्रथम रचना मानी गई वो क्या मानी गई है? श्रावकाचार। श्रावकाचार रचना किसकी है? तो श्रावकाचार रचना देवसेन की है। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? यहां तक की बात समझ में आई। यदि कहीं पर कुछ भी आपको लगता है कि कम समझ में आया है तो आप वह प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में रखेंगे, तो मैं उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा या अपनी आने वाली अगली क्लास के अंतर्गत जरूर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, किंतु जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।